आपके पास जो ये क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, तो जरा हम बनाएंगे यहाँ पे राइट ट्रायंगल एबीसी फॉर एग्जांपल। तो ये आपके पास ट्रायंगल एक है और ये राइट ट्रायंगल है। कहाँ पे है? ये बी पे। इसका नाम बी, इसका नाम हम लेंगे ए, ठीक है, और इसका नाम सी, ऐसे ही। उसके बाद ए बी जो है वो 24 है, बी सी जो है वो कितना है? वो है, बी सी है यहाँ पे 7। और क्वेश्चन आपको क्या रहा है? साइन ऑफ ए ढूंढो। साइन ऑफ ए। मुझे आप एक बात बोलो कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी साइन ऑफ ए ढूंढने में? देखो जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब आपको एक राइट ट्रायंगल होगा और यहाँ पे आपने ये सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कि किस ट्रायंगल में यूज होंगे, ओब्वियसली ये राइट ट्रायंगल में ही यूज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जिनका ये रेशियो होता है वो आम से साइड्स नहीं होते, बल्कि वो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, यही साइड्स तो होते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये एक राइट ट्रायंगल में यूज होते हैं। हाँ, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको सिंपल वाला ट्रायंगल दिखाया, क्या उसमें हम वो यूज कर सकते हैं? आंसर आएगा यस। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि वो तो राइट ट्रायंगल था नहीं, तो कैसे हम यूज कर सकते? क्यों? अगर वो राइट ट्रायंगल नहीं है तो उसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी वर्टेक्स से। जब हम किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे ना अलग अलग, है कि नहीं? तो वहां पे हम फिर वही काम कर सकते हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं राइट ट्रायंगल में। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो ये है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो आपको पता क्या होना चाहिए? ट्रायंगल की तीन साइड्स, है कि नहीं? तो जैसे कि यहाँ पे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि ए सी ढूंढो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आपको ए सी ढूंढो ना। पहले मैं कहूंगा आपको क्या ढूंढना है? साइन ऑफ ए। अब आपको पता है साइन बरा साइन ऑफ ए, ए मीन यहाँ पे एंगल ए देखना है। साइन ऑफ ए हो कुछ भी हो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके। उसके बाद आप देख लो परपेंडिकुलर है कौन। आई होप कि आप ये गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि इस पे थोड़ी मेहनत हमने की। वो ये है कि एंगल चेंज होगा, क्योंकि अगर एंगल ए लेना है, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है बी सी। ठीक है, बी सी डिवाइड बाय, और हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, वो ए सी है। अब आपको सीधी सी बात है कि ए सी आपको गिवन में नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप ए सी ढूंढोगे। ठीक है, लेकिन लेकिन वो हमें कैसे पता चला हमें ए सी ही पता होना चाहिए पहले? क्योंकि जो साइन कॉस जो रेशो होता है उसमें हाइपोटेन्यूज आ ही जाता है। तो सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज ढूंढोगे, फिर क्या करोगे? इन दोनों को डिवाइड। अब ये कितना खतरनाक है हाइपोटेन्यूज ढूंढना, है ना? बहुत ज्यादा खतरनाक। ये मैं बोलूंगा भी नहीं कैसे निकालना है। ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ ए बी आपको आएगा निकालना, कॉस ऑफ ए बी साइन ऑफ सी बी, कॉस ऑफ सी बी। अब पहले साइन ऑफ ए और दूसरे साइन ऑफ सी में फर्क क्या होगी? खाली परपेंडिकुलर की। उस पर तो हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि जब हम साइन ऑफ सी देखेंगे उस टाइम पे परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा ए बी। हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगी। अब बात आएगी क्वेश्चन नंबर 2, बस मैं दो ही दिखाऊंगा। टाइम कितना है? जब अब चलो 7 मिनट है, 7 मिनट तक जितना होगा उतना कर लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे इसमें आपको टेन ऑफ पी टेन ऑफ आर ढूंढना है। ठीक है। ठीक है, टेन ऑफ पी टेन ऑफ आर। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि कौन किसका उल्टा होता है, उनको हम कहते हैं आपस में रेसिप्रोकल फंक्शन। हाँ, जैसे साइन का उल्टा आता है कॉसेक, या कॉसेक का उल्टा आता है साइन, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मैंने इरेज किया। हाँ, साइन का उल्टा आता है यहाँ पे मैंने आपको, ये भी आप सीख सकते हो जो मैंने अभी आपको सिखाया था। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, मैंने यही याद रखा है, आप दूसरा वाला भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये था साइन, ये था कॉस, ये था टैन, ये था कॉसेक। ठीक है, और ये था सेक, और ये था कॉट। सीधे देख सकते हो आप, साइन का उल्टा कॉसेक आता है, हाँ, कॉस का आता है सेक, ठीक है, टैन का आता है कॉट। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो आपस में उल्टे होंगे, हाँ ठीक है, जो आपस में उल्टे होंगे रेसिप्रोकल, उनको हम कहते हैं आपस में ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। आप जैसे साइन और कॉसेक, इनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। कॉस और सेक रेसिप्रोकल फंक्शन। अब फंक्शन जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, या ऐसे ही पढ़ लो, अभी 11th में चैप्टर ही पढ़ोगे इस पे। अच्छा जी, ये आपस में रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे आप देख लो, tan ऑफ पी और tan ऑफ आर ढूंढना है ना। इंशाल्लाह जब हम अभी जो हमने पढ़ा ना, अभी जितना भी हमने थोड़ा सा भी पढ़ा, ये पहली एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह कितनी एक्सरसाइज है, हर एक के लिए अपना अपना इंट्रोडक्शन आ जाएगा, किसी के लिए छोटा, किसी के लिए बड़ा। अब जितना भी इंट्रोडक्शन है वो सारे छोटे ही है। ठीक है। अब जब इंशाल्लाह हम सेकंड या थर्ड इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वहां पे वहां से आप फिर कह सकते हो ये जो tan ऑफ पी और tan ऑफ आर है ना, डायग्राम देखी ना आपने? हाँ, बिना कुछ किए आप इसका आंसर कह सकते हो, उस टाइम पे इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, जब हम थर्ड इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे, अब वो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो सिंपली आपको tan ऑफ पी और tan ऑफ आर आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे बोलोगे 0, वो उसी टाइम पे हम
डिस्कस करेंगे जब हम थर्ड थर्ड या सेकंड इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। ये क्वेश्चन में फिर से उस टाइम पे डिस्कस करूंगा कि देखो हमें सच में यहाँ पे जबानी ही पता चलता, ये जीरो आता। ठीक है, अब देख लो जी, हमें निकालना क्या है, tan ऑफ पी। tan ऑफ पी निकालने के लिए क्या चाहिए, हाँ, tan जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है इसके हिसाब से, पी के हिसाब से क्यू आर है कि नहीं। tan ऑफ पी आएगा बराबर क्यू आर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस कौन है, पी क्यू यहाँ पे है कि नहीं, माइनस tan ऑफ आर किसके बराबर आएगा, tan ऑफ आर आएगा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू, बेस कौन है, क्यू आर। तो पहले लिखना है बेस, बेस है यहाँ पे क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू। अगर आप देखोगे ये दोनों सेम है तो आंसर आएगा जीरो। देखो यहाँ पे भी एक रीजन यही है, ये जीरो आया। अब लेकिन आप स्टार्टिंग में अगर हम आप देखोगे, आप आपने जब लिखा ना क्यू आर बाई पी क्यू, तो आप वहीं पे बोलोगे सर वेट वेट वेट, पहले हम क्यू आर ढूंढेंगे कैसे, पीजीटी से। लेकिन बिना पीजीटी को यूज करके भी हम इसका आंसर देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है क्यू आर के वैल्यू को, क्यों, क्योंकि वहां पे भी यही निकला, यहाँ पे भी यही निकला, ये कट गया। और वो वही चीज मुझे स्टार्टिंग में ही पता थी कि tan ऑफ पी और tan ऑफ आर जो है ना ये इक्वल है। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले से ही कैसे पता चलेगी आपको कि ये दोनों सेम है, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा वहां पे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्यू आर का वैल्यू निकालोगे कि नहीं निकालोगे, आपकी मर्जी। निकालना चाहते हो तो निकाल दो, अगर नहीं तो नहीं निकालो, क्योंकि ये तो कटेगा ना आपस में, बिना वैल्यू यूज किए ही हम इसका आंसर बोल सकते हैं जीरो, क्योंकि क्यू आर बाई पी क्यू जीरो आएगा, कटेगा आपस में, जीरो आ जाएगा। तो अपनी मर्जी, अगर वैल्यू निकालना चाहते हो निकालो, फिर वैल्यू डाल के काट दो, एक ही फर्क है। हाँ, वैल्यू डाल के काटना पड़ेगा वहां पे, मतलब क्यू आर का वैल्यू ये है और पी क्यू का वैल्यू क्या है, ये 12 है। फिर जो भी ऊपर होगा, फॉर एग्जाम्पल 9/12 माइनस 9/12 कटेगा, जीरो आएगा वहां पे भी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सीखा ना, समझ लो पूरी एक्सरसाइज खत्म, एक क्वेश्चन से पूरी एक्सरसाइज खत्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के, मेरा फेवरेट है इसमें, ठीक है, इस पे हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमें दे के है साइन ऑफ ए, हमें दे के है 3/4, और हमें निकालना क्या है, कॉस ऑफ ए और टेन ऑफ ए, ठीक है। और अभी अब मैंने एक और चीज सिखाई थी आपको, वो ये कि परपेंडिकुलर जो होता है और बेस जो होती है वो चेंज हो जाती है इसमें। कैसे, क्योंकि विद रेस्पेक्ट एंगल जो है परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसका रीजन मैंने उस वीडियो में, कल के लेक्चर में मैंने कहा है कि क्यों हो जाता है वो चेंज, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तो यहाँ पे तो अगर आप देखोगे एंगल क्या है, एंगल तो ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो सेम रहेगी, जो है वही रहेगी, चेंज इसमें होगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं कॉस ऑफ ए टेन ऑफ ए, तो इसका सोल्यूशन देख लो आप बेटा। हमारे पास गिवन में क्या है, खाली हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है क्या, हमारे पास है साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, ओके, बस इतना ही है। लेकिन हमें तो पता है कि साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये फिर मैंने कल आपको पूछा था, हाँ, फिर वो ऐसे ही रहा, लेकिन कल मैंने पूछा था क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 के बराबर है और हाइपोटेन्यूज 4 के बराबर। आयशा, आयशा बेटा आप जरा बोलो, हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है 3 के बराबर और एच है 4 के बराबर, कह सकते हैं। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टली, डिवाइड हो हाँ, जाएगा ना। हाँ वही, ये कैंसिलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आया है। लेकिन अब देखो हम्म, फंडा क्या है, फंडा ये है कि हम यहाँ पे क्या, एक सेकेंड, अब यहाँ पे हम ये लिख भी सकते हैं, लेट पी इज इक्वल टू 3 एंड एच इज इक्वल टू 4, हालांकि था तो ये गलत। लेकिन मैंने कैसे कहा कि मैंने ये नहीं लिखा विच इंप्लाइज पी इज इक्वल टू 3 एच इज इक्वल टू 4, वर्ड्स को समझो, मैंने यहाँ पे लेट लिखा, क्या आप समझ लो कि हाँ पी जो है वो 3 है और एच है 4। लेकिन यही लेट करने से मुझे आंसर कैसे मिलेगा, अब सीख लो कैसे मिलेगा। आपको पता है कि परपेंडिकुलर जो है ना, परपेंडिकुलर इसका एक्चुअल वैल्यू होगा 3x और हाइपोटेन्यूज का एक्चुअल वैल्यू होगा 4x, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप बेस नहीं निकाल सकते हो बाय यूजिंग पीजीटी, यस, हम निकाल सकते हैं। हम्म, अब वो जो निकलेगा ना, फॉर एग्जांपल, अब वो जो निकलेगा वो भी निकलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे अगर आप यहाँ पे हम पीजीटी यूज करेंगे सच में, तो यहाँ पे हम उसके बाद लिखेंगे देयर फोर बाय पी जी टी,
एच का स्क्वायर आएगा बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद विच इम्प्लाइज एच का स्क्वायर ऐसे ही, सॉरी एच का स्क्वायर ऐसे ही नहीं आएगा, एच स्क्वायर की जगह आएगा 4 का स्क्वायर, और बी जो है वो बेचारा ऐसे ही आएगा, पी की जगह आएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, बी स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ये आएगा +9, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। उसके बाद आ जाएगा आपका उसके बाद आपका आ जाएगा विच इम्प्लाइज 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा यहाँ से रूट में। हाँ, प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेस है, ये डिस्टेंस है, साइड है, तो वो कभी नेगेटिव में नहीं होगा। अब अगर कोई बच्चा लिखता ना ऐसे, अब अगर कोई बच्चा लिखता p का वैल्यू 3x, h का वैल्यू 4x, उसको पता है कि b का वैल्यू क्या मिलता, उसको b का वैल्यू मिलता √7x, उसका वैल्यू ये आ जाता। क्लियर है। अब वो खुद भी देख सकते हो कि क्या सच में आएगा यही √7x, आप देख लो यही आएगा। लेकिन उसके बाद आप मुझे बोलो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है देयरफॉर cos ऑफ a का वैल्यू। cos ऑफ a किसके बराबर होगा, cos होता है बराबर b/h, b कितना है √7 डिवाइड बाय h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू था 4, ठीक है। आवाज क्यों आ रही है मेरी वापस, अच्छा जी। तो b का वैल्यू है √7 और h का वैल्यू है 4, ठीक। अब अगर किसी ने सच में ऐसे ही लिखा होता ये x इन टर्म्स ऑफ x टाइप, तो उसका आंसर क्या आ जाता है √7x डिवाइड बाई 4x, ये x तब भी कट हो जाता। तो इसीलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 ले सकते हैं और h वो 4 ले सकते, क्यों, इसलिए ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा है ना, मुझे आवाज वापस आ रही है अपनी, तो जो हमें निकालना है ना यहाँ पे cos ऑफ ए tan ऑफ ए जो हमें निकालना है, वो भी बेचारा रेशो ही है। तो अगर आप पहले से ही रेशो में आंसर मतलब ये वैल्यूज लिखोगे या बाद में लिखोगे, वो तो एक ही बात होगी ना। क्यों, मैंने साइड साइड में यहाँ पे दिखाया कि अगर कोई बच्चा लिखेगा लेट p है बराबर 3x और h है बराबर 4x, उसका भी आंसर क्या निकलेगा, उसका भी आंसर वही निकलेगा जो यहाँ पे हमें निकला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइड में दिखाया उसका b का वैल्यू होगा √7x और h का वैल्यू होगा 4x, तो एक्स एक्स उसका भी कटेगा वहां पे। इसीलिए हम यहाँ पे p का वैल्यू और h का वैल्यू यही ले सकते हैं जो कि यहाँ पे दे के था ना 3/4, तो p का वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, h का वैल्यू 4 ले सकते हैं। लेकिन रियल सेंस में p का वैल्यू 3 नहीं था, जरूरी नहीं ना है कि p का वैल्यू 3 हो, क्योंकि रेशो में था। लेकिन हमने क्यों लिया, हमने ये इसलिए लिया क्योंकि जो हमें निकालना है वो भी रेशो ही निकालना है। हम बच्चा कहेगा सर कॉस निकालना है, हम तो कॉस हम बोलेंगे रेशो निकालना है। रेशो है ना, टेन क्या रेशो है हम, हाँ। अब एक ही बात होती है कि कॉस किसका रेशो होता है, किन दो साइडों का रेशो होता है, टेन किसका रेशो होता है। तो चूंकि हमें रेशो निकालना है इसीलिए जरूरी नहीं है कि एक्चुअल वैल्यूज हमें पता हो पी और एच के। हाँ, अगर रेशो के ही पता हो तो आप 1 सेकंड के लिए मतलब ऐसे यहाँ पे ले सकते हो पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 4, क्योंकि हमें एच रियल सेंस में नहीं चाहिए, हमें रेशो चाहिए। इसीलिए पहले कैंसिलेशन करके हो या बाद में करके हो एक ही बात है, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए था, नहीं वो तो कटा ना लास्ट पे। तो ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पे p का वैल्यू 3 ले सकते हैं, h का वैल्यू 4। हाँ, अब ये बात होगी कि कोई चैप्टर हम पढ़ेंगे वो साइन मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी, वहां पे कुछ और होगा और वहां पे रेशोज होंगे। तो बच्चा कहेगा, बच्चे के पास ऐसे ऐसे होगा a/b = 2/9, फिर कहेगा सर a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 9, ये इसके लिए है, वहां पे नहीं होगा। वहां पे आप ये नहीं कहना कि a = 2, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होता है, और यहाँ पे भी ये इसके बराबर असल में नहीं है। अब हमने लिया क्यों, लिया इसलिए क्योंकि जो हमें निकालना है वो रेशो में है। अब आप पहले से ही कैंसिलेशन करके रखो या बाद में, अपनी मर्जी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप दो तरीकों से आप कर सकते हो, या तो आप लिख लो लेट p = 3, या तो लिख लो लेट p = 3x और h = 4x, अपनी मर्जी है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद है टेन, मैंने निकाला, फिर तो आपको tan भी आएगा ना निकालना आराम से, क्योंकि tan ऑफ ए किसके बराबर होगा, वो तो है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका है यहाँ पे 3, बेस है √7। हाँ, कोई बच्चा कहेगा सर रैशनलाइज करेंगे, अपनी मर्जी है आपको, ठीक है, अपनी मर्जी है। यहाँ पे करना चाहते हो ठीक, नहीं करना चाहते हो मत कर लो, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, यस सर। ठीक है, सिंपल है ये। तो उसके बाद
मैंने जैसे कि कल भी कहा था कि अगर आपको आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया तो समझ लो आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली सिवाय क्वेश्चन नंबर को छोड़ के। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर फोर है, क्या ये डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर फोर? नहीं, इसका आंसर आएगा नो। ये सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने किया। अब कैसे? अब कैसे ये सेम ये अब कैसे ये सेम है थर्ड की तरह? क्योंकि जो आपको गिवन में है ना 15 कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या है? कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 8/15। तो ये तो कॉपी पेस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है। अब वहां पे होता है साइन ए था 3/4 के बराबर और साइन होता है बराबर p/h के, इसीलिए हमने p लिया था 3, h लिया था 4। अब कॉट किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर b/p के। तो b यहाँ पे है बेस, यहाँ पे 8 लोगे, p लोगे 15 और फिर h निकालोगे बाई पीजीटी। और जब आपको एच पी और बी भी पता है तो आपको दुनिया मतलब दुनिया का क्या 6 ही रेशोज है, इन 6 रेशोज में कोई भी रेशो निकालना होगा आप चुटकी भर निकाल सकते हो। क्यों? अब करना क्या है, रेशो रेशो सॉरी, जब सारे सारे पता है तो आप आराम से वो डिवाइड बाई ये कर सकते हो, इनके वैल्यूज निकाल सकते हो, साइन ऑफ ए सेक ऑफ ए। बेटा आएगा क्वेश्चन नंबर 4 की नहीं आएगा? यस सर। फाइव भी कॉपी पेस्ट यही है, फाइव भी तो यही है। हाँ, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल 13/2। अब सेक किसके बराबर होता है? सेक होता है बराबर h/b के, है कि नहीं? ये होता है बराबर h/b के। तो इसमें आप h ले लो 13, b ले लो 12। हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, असल में h का वैल्यू 13 नहीं है, b का वैल्यू 12 नहीं है, लेकिन जो हमें निकालना है वो निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उनमें भी तो साइड डिवाइड में ही होते हैं। तो पहले ही कैंसिलेशन करके रखो या बाद में, वो एक ही बात है, इसीलिए h हम डायरेक्ट ले सकते हैं 13 और b 12। वरना अगर आप लेना चाहते हो 13x 12x वो भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी लास्ट में x कटेगा। ठीक है। एक्सरसाइज थी 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। गौर से देखना क्वेश्चन जरा। पहले आप, क्योंकि मैं क्यों बोलूं, पहले आप ही बोलो आप कैसे इसका प्रूफ दे सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। गिवन में खाली एक चीज देखिए कि ए और बी जो है ना ये एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं अब वो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी जो जीरो से, जिनका मेजर जीरो से बड़ा हो 90 से कम। ये दो एंगल्स ऐसे हैं कि कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी का वैल्यू आ जाता है सेम, और हमें दिखाना है कि एंगल ए और बी जो है वो इक्वल है। किसी के दिमाग में कुछ आइडिया जो शेयर करना चाहता है? सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बोलो जी। किसी के पास कोई आइडिया इसके बारे में? पहले हाँ बोलो, एक बोलो पहले, हर एक अपना ये सर पॉइंट मैं ऑफ बोलूं? व्यू शेयर। हाँ बोलो, पहले आप ही बोलो बेटा। हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक्यूट ट्रायंगल। एक तो हम लेंगे ए सी बी और दूसरा भी लेंगे ए सी बी की, ताकि फिर हम लोग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिखाएंगे। फिर हम एक इनको सेकंड, दिखाएंगे नहीं कि नहीं, ये आगे आगे मत कॉन्ग्रुएंट। बोलो, आगे मत बोलो, अभी पहले स्टार्टिंग में बोलो क्या हम क्या लेंगे? दो ट्रायंगल्स लेंगे। एक सेकंड, वेट वेट, मैं पहले लेता भी हूँ। कौन से, राइट ट्रायंगल लेने हैं कि सिंपल वाले ट्रायंगल? राइट एंगल। चलो फिर मैं ऐसे हाथ से बना लेता हूँ। चलो दो ट्रायंगल्स लिए हमने, राइट ट्रायंगल, इसके नाम क्या मैं लिखूं? ए सी बी ए सी बी, या ए ओके। बी सी। हाँ, दूसरे का नाम भी यही लिखेंगे हम, ए सी बी। दो ट्रायंगल्स लेंगे? जी सर, फिर हम इनको दिखाएंगे ना क्यों क्यों दो कॉन्ग्रुएंट। दो 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 ट्रायंगल्स क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि हमें दिखाना है ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल हाँ बी, तो वेरी ऐसे गुड। इजी हो अब जाएगा हाँ, ना फिर वेट वेट सी वेट बी वेट सी वेट बी से। वेट 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 वेट, पॉइंट टू पॉइंट। अगर हमें दिखाना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और आप कह रहे हो दूसरा ट्रायंगल लेंगे ताकि वो कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने ए और बी एक ही ट्रायंगल में लिया तो दूसरा ट्रायंगल क्यों लेना है? सर दूसरा ट्रायंगल और इसलिए दूसरी क्योंकि। बात, दूसरी बात दो बेटा, आपने ये क्वेश्चन किया है, आपने पढ़ा है ना ये जी चैप्टर? सर। हाँ बोलो बोलो। जी सर। हाँ हाँ, क्या? अब कितने ट्रायंगल्स लेने हैं, दो के सर एक? क्योंकि सर दो ही लेंगे ना, क्योंकि इसमें हिंट दिया हो ना सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। हाँ सही है, सही है, cos a इज एक इक्वल ही टू cos b। एक। तो यहाँ से कैसे पता चला कि दो लेने हैं? अगर दो लेने थे तो आपको यहाँ पे ए बी सी मत ना लिखना था, दोनों का नाम, दो एंगल ए और एंगल बी मत ना फिर एक ही ट्रायंगल में डालना था। एंगल ए और एंगल बी मत ना एक ही ट्रायंगल में डालना था फिर। जब आपके पास ए और सर बी एक ही ट्रायंगल में है तो दूसरा ट्रायंगल ट्रायंगल क्यों लोगे आप? सर चलो क्योंकि इसमें हाँ, हमें
एक में थीटा रखेंगे ना हम कॉस ए पे और दूसरे पे कॉस बी पे, तो फिर हम एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखा सकते हैं आराम से फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा ट्रायंगल लेना है कि नहीं लेना है। सर लेना है। अगर लेना है तो एक ट्रायंगल में होना चाहिए था एंगल ए, दूसरे ट्रायंगल में होना चाहिए था दूसरा बी। जब आपको एक ही ट्रायंगल में दोनों है, ए और बी भी है, तो दूसरा ट्रायंगल लेने की क्या जरूरत। मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलो, आप बोलो। हमें एंगल ए और एंगल बी बराबर दिखाने, दोनों अक्यूट एंगल्स हैं। तो अगर पहले हम बोलो कि बी के ट्रायंगल ऑपोजिट कितने जो लेंगे। ए सी, ट्रायंगल ट्रायंगल कितने एक ही लेंगे। लेंगे। चलो एक ही लेंगे, लिया, ये है आपके सामने। हाँ फिर तो जो बी के ऑपोजिट वाला साइड है ए सी, अगर हम उसको बराबर दिखाएं सी बी के, तो वो दो आपको साइड्स आपने इक्वल आ आपको जाएंगे। तो आपको आपको ये दो दे के है इक्वल, ये दो आपको इक्वल है ना। हाँ, तो इसी से निकालेंगे ना हम हाँ साइड्स इसी से, इक्वल। इससे क्या निकलेगा, cos ऑफ a इज इक्वल टू cos ऑफ b। इसका मतलब है बेस बाय हाइपोटेनस। अब जैसे कि मैंने कहा, बेस डायरेक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखो, साइड साइड लिखो क्या है। एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है, ए के टाइम पे बेस है ए सी और हाइपोटेनस है ए बी। और एंगल बी के टाइम पे बेस है बी सी और हाइपोटेनस है ए बी। उसके बाद ये जो यहाँ का जो ए बी है वो इस साइड से जाएगा किसमें, इनटू में, तो आएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में ए बी, और फिर ये जो हमारे है पास कैंसिल थ्योरम हो है। जाएगा। फिर से इसको कुछ हुआ, एक सेकेंड। हाँ, फिर उसके बाद ए सी इज इक्वल टू, और ये कट वहां से निकला, ए सी इज इक्वल टू बी सी। हाँ फिर उसके बाद, हाँ थ्योरम क्या। फिर हमारे पास थ्योरम है जो ऑपोजिट साइड्स के मतलब जो हाँ एंगल हाँ, होते हैं तो वो वो इक्वल इक्वल होते होते हैं, तो हैं। ए और बी खुद इक्वल आ जाएंगे। सही सही, यही है, यही है। अब था ना ये इजी। अब मैंने क्यों फिर ये कहा, मतलब इसमें थोड़ी हाइप बढ़ाई इस क्वेश्चन की खामखा। अब ये इसलिए बढ़ाई थी, मुझे आप ये बोलो, आपको किस क्या कहते हैं इसको, किस जनती इंसान ने ये कहा था कि ए और बी जो है ना एक्यूट एंगल्स तो है, लेकिन ये किसने कहा था आपको कि ये एक ही ट्रायंगल में है। क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे। हाँ अब ये बात है, अब ये बात है कि ये जो ए और बी है ना, ये जो दो एक्यूट एंगल्स है। अब नो डाउट कि जहां पे लिख के नहीं था, जब लिख के नहीं था तो हम एक ही ट्रायंगल में लेंगे, ये भी चलेगा। लेकिन अगर ये दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में है हम लेंगे, जो कि जोहा कह रही थी, क्योंकि जोहा ने ये क्वेश्चन मैंने उसको दिखाया था कि जैसे इस टाइम पे, हालांकि उसने वो तेज पढ़ा था वो चैप्टर उस टाइम पे, लेकिन तब भी जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे, मैंने वो तब भी उसके साथ वो डिस्कस किए थे, शेर के साथ भी। तो ये है कि यहाँ पे हमें कैसे पता है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स तो है, लेकिन एक ही ट्रायंगल में है, ये हमें कैसे पता है। ठीक है, तो हम लेंगे दो डिफरेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, दो डिफरेंट ट्रायंगल्स लेंगे। ठीक, और जिसमें मतलब ये नहीं लिखेंगे, फिर ए का नाम लिखेंगे ए सी डी, दूसरे का नाम लिखेंगे फिर बी ई एफ, ताकि ए और बी जो है वो दो अलग ट्रायंगल्स में आए। ठीक है, वहां से करके बट हमें ये भी तो नहीं पता ना कि ये दोनों अलग ट्रायंगल्स में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अगर आप देखोगे इसका प्रूफ कहीं पे भी आमतौर पे एक ही ट्रायंगल में दिखाया जाता है, लेकिन एज ए लैंग्वेज मतलब ये सोचते हैं हम कि अगर ये दो डिफरेंट ट्रायंगल्स अच्छा, में मतलब होते। मैंने आइडिया दिया हाँ वो ये भी है, सही है। ये है, हाँ ये कर सकते हो, और यूजुअली यही करते हैं बच्चे, यूजुअली यही करते हैं और ऐसे ही प्रूफ ही दिखाते हैं। अब देख लेना, मतलब ऐसे पीडीएफ इस सोल्यूशन में यही होगा ऑलमोस्ट, मुझे जितना याद है यही होता है। लेकिन अब मसला ये है कि अब अगर ये यहाँ पे तो लिख के नहीं है, तो हम ओब्वियसली फिर हमारी मर्जी थी कि एंगल ए और बी जो है ना, ये किन ट्रायंगल्स में हम लेते हैं, एक ही ट्रायंगल में कि दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब अगर दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में होते हैं तब हम दिखा सकते हैं, आंसर है यस। वो मैं दिखाऊंगा कैसे, लेकिन अब मैंने कहा ना, आज मैं दिखाऊंगा थोड़ा मॉडिफाई करके, वो दूसरा तरीका भी थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। अब वो उसमें मॉडिफिकेशन में क्या करने वाला हूँ, वो ये करने वाला हूँ। देखो जी, स्टार्टिंग में मतलब इस पे हमें हमारी बहस नहीं थी कि हमें क्या करना, मतलब सॉरी, ट्राइंगल पे कोई बहस नहीं थी कि ट्राइंगल क्यों लेना है, राइट। आई होप कि ये चीज हर एक को पता है कि राइट ट्राइंगल इसलिए लेना था क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करके, और वो हम यूज करते हैं किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में ही, इसीलिए राइट ट्राइंगल ही लेना था, नो डाउट। लेकिन आज हम राइट ट्राइंगल भी नहीं लेंगे। अब आप बोलोगे फिर कैसे प्रूफ देंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो राइट ट्राइंगल में ही यूज होते हैं ना। लेंगे राइट ट्राइंगल, लेकिन पहले से ही नहीं, देखो कैसे हम लिखेंगे। आई होप कि ये तरीका हर एक को पता है, इससे आप दिखा सकते हो, अच्छे से लिखना हो गया प्रूफ। अब दूसरा तरीका भी देख लो क्या है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका, उसके लिए पहले हम ये सारा इरेज करेंगे यहाँ से।
देख लो जी दूसरा तरीका, हम पता क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल given a and b are two acute angles such that cos of a is equal to cos of b as shown in figure। ठीक है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन, हाँ क्या गिवन क्या लिखेंगे, गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर टू acute angles, ठीक है, such that cos of A is equal to cos of B। ठीक है, हुआ यहां तक। उसके बाद हुआ यहां तक, यहां पे लिखेंगे एज शोन इन फिगर, बस एज शोन इन फिगर। ठीक है, उसके बाद आप बना लो एंगल्स पहले। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम बनाएंगे एंगल्स। अब है यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल टाइप, चलो अब हाथ से ही बनाएंगे ऐसे। तो ये आपका एक एंगल, ऐसे नहीं बनाएंगे, ये आपका एक एंगल। अब जोहा को पता थी दो एंगल्स लेने, दो ट्रायंगल्स लेने हैं, हालांकि इसको भी पता है कि एक ट्रायंगल से ही हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। ये दूसरा, ठीक है, और ऐसे भी मैंने इनको नहीं दिखाया था, ये जो अब हम जैसे अब हम लिखेंगे वैसे मैंने ये क्वेश्चन भी इनको नहीं दिखाया था, हालांकि पहुंचेंगे उसी पॉइंट पे, लेकिन पहले हम सिंपल जो है वही लिखेंगे। ये आपके पास है दो एक्यूट एंगल्स, ठीक है, अब इसका नाम हम लिखेंगे x, थोड़ा सा बड़ा बनाना था मुझे, चलो अब इसका नाम y, ठीक है, इसका नाम y, और यहाँ पे इसका नाम क्या दोगे आप, इसका नाम दोगे p, और इसका नाम दोगे q। सिंपल, एक्यूट एंगल बना है, एक्यूट एंगल्स। अब आपको देखिए cos ऑफ a इज इक्वल cos ऑफ b, अब ओब्वियसली यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, है कि नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए यहाँ पे, तो कर लो ड्रॉ यहाँ पे परपेंडिकुलर। कहां से ड्रॉ करोगे, हम बोलेंगे, हमने कहा टेक टू पॉइंट्स D एंड E ऑन AX एंड AY रेस्पेक्टिवली सच दैट क्या, ये जो DE है ना आपका, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर, DE आपका होना चाहिए, ये दो पॉइंट्स ऐसे होंगे कि सच दैट DE जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे AY पे, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी ऐसे ही टेक मतलब 2 पॉइंट्स कौन से, इसके नाम हम कुछ और देंगे F और G। ठीक है, अब आपको पता है क्या लिखना है, यही जो यहाँ पे आपने लिखा, ओके। उसके बाद अब ये देखो मैंने वहां पे जोहा को क्या लिखवाया था, मैंने लिखा था वहां पे कंसिडर टू राइट ट्रायंगल्स DAE FBG। अब मैंने ये स्टार्टिंग वाला नहीं लिखा था, लेकिन हमने स्टार्ट से ऊपर गए हम, मतलब ये हमें पता है कि राइट ट्रायंगल्स को यूज करना ही करना था, लेकिन मैंने वहां पे भी यही डायरेक्ट राइट ट्रायंगल्स लिए थे। हाँ, कंसिडर टू राइट ट्रायंगल्स DAE एंड FBG राइट ट्रायंगल एट E एंड G। तो इसका मतलब A और B जो है वो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल्स ही होंगे, है कि नहीं। ठीक, मैंने डायरेक्ट ट्रायंगल्स का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैंने राइट ट्रायंगल्स का यूज नहीं किया, वो बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे cos ऑफ A था। अब cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ पे तो कोई बेस ऐसे थी नहीं, तो वो ड्रॉ की मैंने, दो पॉइंट्स लिए ऐसे AX और AY पे, ताकि DE आ जाए परपेंडिकुलर। उसके बाद वही कहानी, अब उसके बाद वही कहानी आएगी जो मैंने सेकंड तरीका जो था हमारा, ठीक है, उसके बाद वही कहानी आएगी। मॉडिफिकेशन इतनी थी क्या कि राइट ट्रायंगल्स नहीं लिए, पहले सिंपली एक्यूट एंगल्स लिए, फिर राइट ट्रायंगल्स वहां से लिए, ठीक है, वरना हमने डायरेक्ट लिया था राइट ट्रायंगल्स। तो हुआ यहां तक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वही कहानी अब हुआ यहां तक। अच्छा, यहाँ पे थ्योरी लिखनी है, वो मैंने आपको कही, वो आप खुद लिखना। क्या कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, टेक 2 पॉइंट्स D एंड E on AX and AY such that DE is perpendicular on AY। कॉपी पेस्ट करके उसकी भी यही लिखनी है कि 2 पॉइंट्स, टेक 2 पॉइंट्स, ओके, सेम ऐसे ही लिखना है। ये कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन जो है वो आप खुद लिखना, वो मैंने कहा, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका है टू प्रूव वाला पोर्शन।
टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में आपको पता है कि एंगल ए और एंगल बी दिखाना है इक्वल। अब देख लो कैसे दिखाएंगे ये दोनों इक्वल है। ठीक है जी बेटा, ये देख लो। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हम कहेंगे क्योंकि है ही इन राइट ट्राइंगल। अब क्या नाम था इसका, डी ए ई, पहले मुझे देखने दो, यही है नाम डी ए ई, हाँ है ना डी ए ई, और दूसरा है एफ बी जी। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ये एंड राइट ट्राइंगल एफ बी जी। इसमें आपको दे के है कॉस ऑफ ए का वैल्यू दे के कॉस ऑफ बी के बराबर, और इससे पता चलता है कॉस ऑफ ए। अब इस कॉस ऑफ ए का मतलब क्या है, कॉस ऑफ ए का मतलब है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मींस ए ई डिवाइड बाय ए डी, है कि नहीं, ए ई डिवाइड बाय ए क्या डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है एंगल बी के हिसाब से बेस है यहाँ पे बी जी डिवाइड बाई बी एफ। ठीक है, बी जी डिवाइड बाई बी एफ। ओके, हुए दो चीजें। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंड क्या, एंड एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी जी एफ, है कि नहीं, बी जी एफ। क्यों, ईच 90, ईच 90 आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ एंगल ई इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, ईच 90 है ये। ठीक हुआ यहाँ तक। जब आप यहाँ तक पहुंचे उसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, क्या नाम था इसका, देयरफॉर ट्राइंगल डी ए ई जो है वो सिमिलर है, चलो ट्राइंगल एफ बी जी के। बाई, वो आप बोलोगे बेटा, बाई किससे, कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हुई, कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हुई, हाँ, और ये वो क्राइटेरिया है जो आपकी बुक पे नहीं थी, लेकिन मैंने कहा था उस टाइम पे ये भी एक क्राइटेरिया है, और कहा भी था कि इसका यूज मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 में, कहा था मैंने जब हमने ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बाय आर एच एस सॉरी सिमिलरिटी रूल, क्राइटेरिया लिख लो, रूल लिख लो। जब ये हो गया उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो हैंड्स क्या, एंगल ए लिख लो या डायरेक्ट यहाँ लिख लो, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल जी बी एफ, क्यों, सी पी एस टी। हुआ यहाँ तक, तो विच इम्प्लाइज, या आप इस शॉर्ट वर्ड में इसको लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंड्स प्रूव्ड। अब ये भी वो तूफान था नहीं, आपने वो देखा। और दूसरी बात ये है कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्यों, मतलब क्यों मुझे ऐसा लगा कि हम अलग दो ट्रायंगल्स में लेंगे, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन में मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स पे ही दिया इसके साथ, है ना, क्योंकि रेशियो ये जो होते हैं कॉस साइन टैन जो भी है ये रेशियोज होते हैं, और रेशियोज हमने पढ़े हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो मीन जब हमें दो साइड्स के रेशियोज पता है तो मीन्स क्यों ना हम सिमिलर ट्रायंगल्स ही दिखाएंगे, तो वही मैंने यहाँ पे किया। अगर किसी को कोई डाउट है वो कह सकता है, कंस्ट्रक्शन खाली खुद लिखनी है यहाँ पे बस, बाकी सारा यही लिखना है कॉपी पेस्ट करके। किसी को कोई डाउट अगर इसमें इस क्वेश्चन में है तो वो कह सकता है, जो पहला वाला तरीका जो आप लोगों ने डिस्कस किया वो भी कर सकते हो, और ये वाला भी कर सकते हो, फिर आप लोगों की मर्जी है। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, किसी को कुछ अगर पूछना है तो बोलो, वरना क्लास यही जितना ही पढ़े इतना ही पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना बेटा? नो सर। चलो ठीक है, चलो दुआ कर लेना और रिवाइज। अस्सलाम वालेकुम।